डेप्रीसिएशन अंडर पीजीबीपी। हमारा इनकम का थर्ड हेड है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, कितने प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन जो बिजनेस का जो ये चैप्टर है ना मेन, इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर आते हैं पी एंड एल में, जैसे आपका एक ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बना होगा बिजनेसमैन का, उसके अंदर अपने को यही ढूंढना होता है ये कि भाई जो खर्चे हैं यहां डेप्रीसिएशन या अदर खर्चे हैं वो अलाउड हैं कि नहीं है, कितने अलाउड है, ताकि ये जो नेट प्रॉफिट है एज पर इनकम टैक्स आ सके। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सही प्रॉफिट कितना है विच इज टैक्सेबल, वो अमाउंट जो है वो डिटेक्ट करना है। तो हमें कौन से एक्सपेंडिचर कितने अलाउड हैं ये जानना जरूरी है। उसके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट है डेप्रीसिएशन। इसलिए अपा क्या करते हैं, बिजनेस के चैप्टर के अंदर ही डेप्रीसिएशन को ना पढ़ के अपा सिर्फ डेप्रीसिएशन के जो रूल है निकाल के अलग कर लेते हैं, ताकि डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कोई डाउट माइंड में ना रहे। बाकी वरना बिजनेस का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट को अपा अलग से पढ़ लेते हैं कि पी एंड एल में डेप्रीसिएशन कितना लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। जैसे अकाउंटेंसी में तो क्या है, आप डेप्रीसिएशन लगाते हैं, कभी एसएलएम तो कभी डब्ल्यूडीवी, महीने गिन के बेची तो भी आपने मंथ गिन लिए, डेज गिन लिए, उतने दिन का डेप्रीसिएशन लगा दिया। इनकम टैक्स में रूल थोड़े अलग हैं। जो अकाउंटेंसी या कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग आप पी एंड एल में डेप्रीसिएशन लिख रहे हैं ना, वो सेम इनकम टैक्स अलाउ करे ये जरूरी नहीं। इनकम टैक्स का अपना कंसेप्ट है। डेप्रीसिएशन मोस्टली इनकम टैक्स किस मेथड से अलाउ करता है, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। थोड़े से पावर यूनिट है ना जो बिजली बनाते हैं, पावर जनरेटिंग, जैसे कि रिलायंस पावर, टाटा पावर, जिंदल, जेएसपीएल, जो बिजली बनाते हैं, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है ना, उनको अलाउड है स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी, एनीवन कैन बी ऑप्टेड बाय देम। लेकिन अदरवाइज देन पावर यूनिट्स, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, आपको कौन सा मेथड फॉलो करना होता है, डब्ल्यूडीवी। और इनकम टैक्स ने रेट भी बताई हैं। वैसे तो आप जो मन में आया डेप्रीसिएशन लगा लेते हो, इनकम टैक्स कहता नहीं, हम बताते हैं उतने ही % डेप्रीसिएशन लगेगा, वो फिक्स रेट इनकम टैक्स वाली फॉलो की जाएंगी। यानी डेप्रीसिएशन के रूल क्या हैं, अलग। तो मुझे उसे अलग टॉपिक बना के पढ़ने की जरूरत है। जैसे अकाउंटेंसी में आप धड़ाधड़ प्रोविजन बनाते रहते हैं, बैड डेट्स का, टैक्स का, रिपेयर का। इनकम टैक्स कहता है रिपेयर हुई, बैड डेट्स हुए, आप कहते होंगे सर, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। इनकम टैक्स कहता अपना कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस अपने पास रख। जब हुआ है नहीं कोई खर्च, ऐसी तू तो तेरा मन आया तू प्रोविजन बना लेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कम हो जाएंगे, टैक्स कम भर देगा। और जिस साल तुझे लगा प्रॉफिट कम है, ठीक सा लगा, उस दिन तू कह देगा प्रोविजन की जरूरत नहीं, रिवर्स कैंसिल। तो ऐसे तो तेरे हाथ में हो गया टैक्स भरना, नहीं, प्रोविजन नॉट अलाउड। जब डूबेंगे बता देना, आ जाना, हम अलाउ कर देंगे। मींस इनकम टैक्स के अंदर जो ट्रेडिंग पी एंड एल बनना है, उसके अंदर कौन सा एक्सपेंडिचर कितना अलाउड है, उसको पढ़े बिना अपा टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकते। और ये बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे मैं प्रोफेशनल हूं चाहे दुकानदार बिजनेसमैन है, दोनों का प्रॉफिट कैसे आएगा, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए चाहे वो पी एंड एल बनाए, दोनों में ही आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कंप्यूट करना है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू पे योर टैक्स। और इसमें झगड़े बहुत हैं। जब आप एक्सपेंडिचर लिखोगे तो ऑफिसर कहेगा प्रूव इट, ये बोगस हैं, ये झूठे हैं, तो यू हैव टू प्रूव इट। तो आपको क्या है, प्रूव करना पड़ेगा, वरना वो एक्सपेंडिचर क्या कर देगा इनकम टैक्स, डिसअलाउ, और उसको वापस प्रॉफिट में ऐड बैक करके प्रॉफिट को क्या कर देगा, ज्यादा, और आपको टैक्स क्या देना पड़ जाएगा, ज्यादा। क्लियर? तो आप देखें इनकम टैक्स के रूल क्या है, उसके बिना आप सही प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मेजर एक्सपेंसेस है हमारा क्या, डेप्रीसिएशन। इनकम टैक्स कहता है डेप्रीसिएशन लगेगा बिजनेस यूज के एसेट्स में, असेट्स,
डेप्रिसिएशन का मीनिंग वही है जो अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, बिजनेस में एसेट्स यूज करोगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसके अंदर जो टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल में तो हो गया जैसे कि आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, कार है, बुक्स हैं, प्लांट एंड मशीन है, इन सब चीजों पे डेप्रिसिएशन का रूल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं इंटेंजिबल, सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक असेट्स इंटेंजिबल जिसमें क्या है, कोई ट्रेडमार्क है आपके पास, कॉपीराइट है, कोई टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, इसे टेक्निकल नो हाउ यानी फॉर्मूला वगैरह है, कोई फॉर्मूला होता है ना मेडिसिन का, कोई सोल्ट है, फॉर्मूला है, ऐसी चीज़ों पे इनकम टैक्स हमें 25% डेप्रिसिएशन WDV से अलाउ करेगा। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 25। इन चीज़ों पे रूल अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा। बिल्डिंग पे जनरली 5 या 10%, अगर तो स्टाफ क्वार्टर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, अदर फैक्ट्री, गोडाउन, ऑफिस की बिल्डिंग है तो कितने परसेंट? 10। नॉर्मल प्लांट एंड मशीनों पे कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 15%। फर्नीचर पे आप कितना लगाओगे? 10%। कार पे 15 लगाओगे, टैक्सी चलती है तो 30%। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आ गए, उन पे 40%, बुक्स पे भी 40%। ऐसे कुछ सुनते चलो, सब मिलेगा आपको। अब सुनते चलो, बुक्स होती हैं, बुक्स जो होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन 40%। बुक्स जैसे मैं करूं बात, तो बुक्स तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेनी पड़ेगी ना। आपको नॉलेज कैसे अपडेट होगी अगर बुक्स नहीं पढ़ोगे तो? पढ़नी पड़ेगी। तो बुक्स अपने पास भी है, डॉक्टर के पास भी होती है, प्रिस्क्रिप्शन देखता है वो, सोल्ट देखता है, होता है ना वो बुक्स। एडवोकेट के पास भी बुक्स होती। बुक्स भी एक असेट है और उस पर कितना डेप्रिसिएशन? 40%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इधर नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर एक अलग असेट है। कंप्यूटर हार्डवेयर हो, जैसे अपने पास CPU वगैरह, लैपटॉप है, इस पे भी 40। अगर कोई विंडो ओरिजिनल ले रखी है, कोई और सॉफ्टवेयर ओरिजिनल है आपके पास जेन्युइन, उस पे भी डेप्रिसिएशन कितना? 40%। कारों पे 15 लगता है या 30। वो कारें जो रूटीन बिजनेस में यूज होती हैं उन पे कितना? 15। लेकिन जो टैक्सी में चलती हैं डबल, नॉर्मली डबल, कितना? 30। जो टैक्सी में कारें चलेंगी उन पे डबल है 30। जैसे पता है यार, टैक्सी की गाड़ियां टूटती बहुत हैं, टैक्सी का तो यही है, वो तो पता नहीं रोज ही चलती हैं 400-400 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, वो तो ज़्यादा चलती हैं, टूटती भी ज़्यादा है। उन पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? डबल, कितना? 30। आम तौर पे बिजनेस में गाड़ियां हैं, एक एडवोकेट के पास, एक CA के पास, एक दुकानदार के पास, उन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 15%। फर्नीचर पे कितना? 10। फर्नीचर या फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग में क्या आ गया? फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग। फर्नीचर जो मूव करता है, मूवेबल होता है वो, और फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर इमूवेबल होता है। तो जैसे थिएटर में जो लगी है चेयर, वो फिक्सचर है, उसे इधर उधर कर सकते हो आप? नहीं, वो जमीन में फिक्स है। लेकिन ये जो चेयर जिस पे आप बैठे हो, ये क्या है? फर्नीचर। ये डाइस क्या है? फर्नीचर। लेकिन वो जो पार्टीशन हुआ है या ये गेट डोर लगा हुआ है, ये सब क्या है? फिटिंग या फिक्सचर। इन पे भी डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन कितना है? 10। फैन भी फिटिंग का पार्ट है, बिजली की फिटिंग, और ये फैन भी फिक्स कर दिया। ये फैन, ये मशीन में ना लेके फिटिंग में ले लिया जाता है। कितने % डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे? सब पे 10%। बिल्डिंग जो स्टाफ को देते हो ना रहने के लिए, कई बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, स्टाफ क्वार्टर बना रखे होते हैं, कंपनी ने बना रखे होते हैं ना, जिसमें अपने स्टाफ को रुकने की जगह देती है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन? 5%। लेकिन और कोई बिल्डिंग हो, फैक्ट्री चल रही है, अपना ऑफिस चल रहा है, अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है, गोडाउन चल रहा है, दुकानों की बिल्डिंग है, सारी चीज़ों पे डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर annum। फिक्स है 10%। लेकिन स्टाफ क्वार्टर पे कितना? 5। जिस घर में मैं रहता हूं उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं,
क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं, वो तो पर्सनल घर हो गया। लेकिन मान लो एक बिजनेस की बिल्डिंग है, उसकी आधी बिल्डिंग, एक फ्लोर में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे मेरी दुकान है, वो बिल्डिंग बिजनेस की है, बैलेंस शीट में है, तो डेप्रिसिएशन उतना लगेगा जितनी ऑफिस में यूज़ होती है बस। मान लो जैसे मंडी में दुकानें होती हैं, देखो आप ऊपर के फ्लोर में मालिक रहता है, नीचे दुकान क्या है, अक्सर बिजनेस चल रहा है, तो आप बिजनेस वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पर्सनल वाले पे नहीं। मान लो एक कार है 10 लाख वाली, मैं बिजनेस में यूज करता हूं वो कार, बैलेंस शीट में है 10 लाख, कितना डेप्रिसिएशन है कार पे, 15%। कितना लगना चाहिए 10 लाख का 15%, 1.5 लाख। पर मैंने कहा 40% कार मेरे पर्सनल कामों में चलती है, मैं पर्सनल कहीं आता जाता हूँ उसी गाड़ी में, ऑफिस के टाइम ऑफिस में भी वही कामों से, बैंक में ऑडिट पे जाऊँगा तो उसी में, तो फिर डेप्रिसिएशन बिजनेस वाला लगेगा, कितना, 60% ओनली। आधी बिजनेस में यूज होती है, आधी पर्सनल, तो आधा लगेगा 75। खास बात क्या है इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी में, देखना बिजनेस यूज की कार है, बैलेंस शीट में 1/4/2021 को उसकी WDV पड़ी है 10 लाख रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगा 21-22 वाले साल का, कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप, 10 लाख का 15%, कितना, 1.5 लाख लगाएंगे 15%। लेकिन मैंने कहा कि इसमें 40% क्या यूज होती है, ये पर्सनल चलाता हूं, 60% क्या है, बिजनेस या प्रोफेशन यूज है, बिजनेस या प्रोफेशनल यूज। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के P&L में, डेप्रिसिएशन टू बी डेबिटेड इन P&L कह लो या क्या कह लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना, 1.5 लाख का 60% बिजनेस में चलती है, कितनी, 60,000 क्या हो गया, पर्सनल डेप्रिसिएशन हो गया, क्लियर। अगर आप अकाउंटेंसी में होते हैं, अंडर अकाउंटेंसी बात करूं, अंडर अकाउंटेंसी, तो आप P&L में डेप्रिसिएशन कितना लिखते हैं, बिजनेस का डेप्रिसिएशन कितना, 90। आप यही करते, कार कितने की बच गई, 10 लाख माइनस 1.5 लाख टूट गई, कार 8.5 लाख की बच गई, और कैपिटल में ड्राइंग मान लो डेप्रिसिएशन जो पर्सनल है कितने रुपए का, 60,000। ऐसे ही करते कि कार तो 1.5 लाख की टूटी है साहब, कार तो 1.5 लाख की खत्म होगी, जब 10 लाख की कार है तो 15% 1.5 लाख रुपए खत्म होगी कि नहीं होगी, सही कह रहा हूं ना, कार तो 1.5 लाख रुपए की टूटी है, यही करते अकाउंटेंसी होती। तो आप करते 10 लाख की कार पे 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, कितना, 8.5 की कार बच गई, 90,000 बिजनेस का डेप्रिसिएशन और 60 पर्सनल वाला कहां से काट दो, कैपिटल। ऐसा करते। इनकम टैक्स कहता है पर्सनल डेप्रिसिएशन से क्या मतलब है आपका, पर्सनल कुछ डेप्रिसिएशन नहीं होता, जो डेप्रिसिएशन होता है वो बिजनेस का होता है। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, अंडर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहता है कि आप P&L में कितना डेप्रिसिएशन लगाओ, P&L अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन लिखो कितना, 90,000, 1.5 लाख का 60% 90,000। पर्सनल नाम का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, आप कार कितने की दिखाना, 10 लाख माइनस 90,000, कार कितने की दिखाई जाएगी, 8 लाख। कार बैलेंस शीट में कितने की दिखाई जानी है, 8 लाख, कितना हो गया, 9,10,000, 9,10,000। यानी पर्सनल नाम का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, भूल जाओ। फायदा आपका, इससे आपको फायदा हुआ है, क्यों, आपकी कार की WDV ज्यादा है, कल को आप डेप्रिसिएशन किस पे लगा पाओगे, 9,10,000 पे लगा पाओगे। ये अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स में मेजर डिफरेंस है। पर्सनल नेचर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए डेप्रिसिएशन का मीनिंग वही है जो P&L में अलाउड होता है। अब उतना ही कम करना असेट में से, बस, कोई कैपिटल वाला वो नमा नहीं, ये स्पेशल रूल है इनकम टैक्स में।
करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, डेप्रीसिएशन एक मेजर कंसेप्ट है पीजीबीपी के चैप्टर का, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन है इनकम टैक्स कहता है वो हमारे रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, तो हमारे रूल को फॉलो करो। एक मेजर डिफरेंस पता लग गया। डेप्रीसिएशन की रेट याद करना, बिल्डिंग पे कितना लगता है, या तो 5 या 10। 5% रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे और बाकी सब बिल्डिंग पे नॉर्मली कह रहा हूँ, नॉर्मली कितना 10। कुछ बिल्डिंग टेम्पररी या हिली एरिया में होती है, उन पे अलग है, नॉर्मली काम नहीं आता। नॉर्मली कितना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है स्टाफ क्वार्टर 5, अदर बिल्डिंग पे कितना 10%। फर्नीचर पे 10%, फर्नीचर फिटिंग फिक्सचर कुछ भी हो कितना 10%। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, कितना 40। बुक्स पे भी कितना 40। कार पे 2 बातें हैं, नॉर्मली कह रहा हूं। फिर एक ना इसमें पीछे से ना जब कोरोना आया था 2020 में, उस वक्त ना कुछ गाड़ियों पे सरकार ने स्पेशल बेनिफिट दे दिया था 15% का, कि 15 नहीं 30 लगा लो, टैक्सी पे 30 नहीं 45 लगा लो। उस वक्त गाड़ियों की सेल डाउन हो गई, तो कोरोना में कौन गाड़ियां, जाना तो था ही नहीं कहीं, गाड़ियों का क्या करेंगे, लोगों का बिजनेस फेल हो रहा था, गाड़ियां बिक नहीं रही थी। सरकार ने लालच दिया कि गाड़ियां अब खरीद लो। अगस्त 20 से लेके मार्च 21 के बीच में जो गाड़ियां खरीदी गई थी उन पे डेप्रिसिएशन 15%। लेकिन अब वो किस काम का, वो तो उस बीच जो खरीदी गई उन पे है रूल। आज भी डेप्रिसिएशन फालतू लगा सकते हो, नॉर्मली 15 का 15% फालतू 30। टैक्सी उन दिनों में खरीदी तो 30 की जगह कितना, लेकिन वो छोड़ो। आज का रूल क्या है, अगर आपके पास गाड़ी है रूटीन गाड़ी तो कितना डेप्रिसिएशन 15, और अगर वो टैक्सी में चलती है, हार के बिजनेस में चलती है तो कितना, बस पे कितना 30। बसें तो चलती किराए पे हैं, बस होगी टैक्सी होगी, इन सब पे कितना है 30%, नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल पे 30। क्लियर, टूटती भी ज्यादा है ना, वो सही है 30%। ओके, जो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्निकल नॉलेज, इस तरह की चीजें हैं ना, पेटेंट तो आप समझते हो ना, किसी चीज को बनाने का सोल राइट कि आप ही बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा। ट्रेडमार्क नहीं होता हल्दीराम ब्रांड नेम, इस तरह ये भी तो बिकता है। और कॉपीराइट, किसी चीज को, बुक को लिखने का राइट। और टेक्निकल नॉलेज मतलब टेक्निकल फॉर्मूला, टेक्निकल नो हाउ का मतलब टेक्निकल नॉलेज फॉर्मूला, इन सब पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है 25%। क्लियर। एक बात और, डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी एसेट पे लगेगा जो बैलेंस शीट में साल के एंड में होगी। जो साल के एंड में बैलेंस शीट में नहीं होगी एसेट, उस पे कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं। इनकम टैक्स कहता है हमारी सुनो, भूल जाओ जो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा था, हम जो बता रहे हैं उसको पढ़ो। बड़ा पंगा, हमारे पास बड़े अकाउंटेंट आते हैं, वो आज भी डेप्रिसिएशन लगा के लाते हैं, अकाउंटेंसी वाला महीने गिन गिन के, इतने महीने यूज करके बेची तो उतने महीने का लगा लो। इनकम टैक्स कहता है कौन सा डेप्रिसिएशन, बता किस पे लगा रहा है, क्या सर किस पे, क्या वो तो बेच दी, कहते बेच दी फिर भूल जा डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में है क्या, कि ना जी बेच दी, बस रहने दे फिर डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में सेट है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस शीट में सेट नहीं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं। क्लियर, समझाया। बैलेंस शीट में सेट 31 मार्च 22 को होनी चाहिए, अगर 21-22 में क्या लगाना है आपने, डेप्री। मैंने एक कार थी 11 महीने यूज़ की, मार्च मिड में आके बेच दी, 11.5 महीने यूज़ करके खूब चलाई वो। इनकम टैक्स कहता है कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज नो WDV इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ योर बिजनेस, उसमें नहीं है ना, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं। नुकसान कर दिया आपका, लेकिन फ़ायदा भी करेगा, कई जगह फ़ायदा भी होगा, रूल ऐसे। हाँ, वो भी बात करेंगे, वो तो चीज़ और हो जाएगी, सेक्शन 50 में चलूँगा। खरीद ली और वो कुछ और कहानी है। जो बैलेंस शीट में सेट नहीं उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं। नो असेट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि मार्च 22 की बैलेंस शीट में नहीं तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं। इवन एसेट हैज बीन यूज्ड सर्टेन पीरियड ड्यूरिंग द ईयर फॉर बिजनेस, चाहे वो बिजनेस में यूज हुई कुछ टाइम तो भी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रिसिएशन होने के लिए बैलेंस शीट में पड़ा होना जरूरी है। अब देखना, मान लो आपके पास पर्सनल लैपटॉप है,
पर्सनल लैपटॉप है, यानी बैलेंस शीट में नहीं है, पर्सनल है ना, नॉट एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, पर्सनल जो है। लेकिन अगर ये लैपटॉप की वैल्यू जो है, ये खरीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का ये लैपटॉप खरीदा आपने, और हमें कहता है कि भाई ये बैलेंस शीट में लैपटॉप नहीं है, ये पर्सनल वाला लैपटॉप वैल्यू लाख रुपए का है, इसको आपने 6 मंथ्स यूज्ड इन बिजनेस, यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में जरूरत थी 6 महीने, कहाँ यूज कर लिया, बिजनेस में। समझ गए, उल्टा कर लो, अभी तक तो क्या बता रहा था, बिजनेस की सेट कहाँ यूज कर रहे थे, पर्सनल, तो जितना डेप्रिसिएशन पर्सनल वाला है भूल जाओ, डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा, सिर्फ बिजनेस यूज का। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, एसेट कौन सी है, पर्सनल, यूज कहां कर रहे हो, बिजनेस में, तो नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, एस देयर इज नो WDV इन बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। रूल क्या है, बैलेंस शीट में होना जरूरी है, पर्सनल वाली एसेट बैलेंस शीट में है नहीं, यूज की, हाँ की, डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, समझे। मान लो मेरा घर है, घर बैलेंस शीट में नहीं है, घर है मेरा, लेकिन मैंने टेम्परेरी इस साल बिजनेस वहीं से चलाया, क्योंकि क्या हुआ, मुझे रेनोवेशन करनी थी, मान लो एक एग्जांपल है, मुझे रेनोवेशन करनी थी बिजनेस की, शॉप की, मैंने 1 साल के लिए अपनी दुकान कहाँ से चलाई, घर से चलाई, अपना बिजनेस घर से चलाया, तो 1/3 घर कहाँ यूज हुआ, बिजनेस में, डेप्रिसिएशन लगेगा, नो, नहीं लगेगा, क्योंकि वो घर बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और उल्टा कर लो, ये बिजनेस प्रीमाइसेस है, इसके 1/3 में मैं फैमिली के साथ रहना शुरू कर दूं, मान लो वही चलो खाली पड़ा है, खुद यूज कर लेता हूं मैं 1/3, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ना, काट दो। डेप्रिसिएशन कितनी बिल्डिंग पे लगेगा, जो बिजनेस में यूज है, जो पर्सनल यूज है उसका डेप्रिसिएशन काट दो। अभी करके दिखाया था मैंने आपको कार के केस में, क्लियर, याद रख लोगे, ठीक। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ उस असेट्स पे जो बैलेंस शीट में है, और बैलेंस शीट में नहीं तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं। और इंटेंजिबल असेट्स सारी इकट्ठी कर लो, सॉफ्टवेयर छोड़ देना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ ही जाता है 40 में, बाकी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट सब इकट्ठी कर लो, इन पे कितना डेप्रिसिएशन है, 25%, क्लियर। अब एक और इंटरेस्टिंग रूल बता रहा हूं, हटा दूं इसको, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए असेट्स मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन एंड मस्ट बी एग्जिस्टेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, बस इतना याद रखो, 2 बातें, मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, एक तो यूज बिजनेस यूज ऑफ असेट हो, दूसरा मस्ट बी एग्जिस्टेड, असेट्स मस्ट बी एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती हूं, क्लियर, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, समझ आया। तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है कुछ इस तरह से, रूल पढ़ते हुए और सुनना क्या कहता है। ये कहता है इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन या तो क्या लगता है, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स, अंडर इनकम टैक्स क्या, या तो फुल ईयर का लगेगा, या हाफ ईयर का लगेगा, या लगेगा ही नहीं, नो डेप्रिसिएशन। ऐसे नहीं लगता 3 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 20 दिन का, ना, या तो पूरे साल का, या आधे साल का, या लगता ही नहीं। लगता ही नहीं कब, नॉर्मली where there is no WDV in closing balance sheet of business। ये तो मैंने अभी भी बता दिया, कब नहीं लगता, जब बैलेंस शीट के अंदर उसकी WDV ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बैलेंस शीट में WDV ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, बोलो कोई डाउट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी एग्जांपल देके, साल के बीच में बेच दी ना असेट ना, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, चाहे वो 8 महीने यूज करके बेच दी, चाहे 6 महीने यूज करके बेच दी, चाहे लगभग 11.5-12 महीने से थोड़ा कम बेच दी, 31 मार्च से पहले बेच दी ना,
बैलेंस शीट में नहीं है ना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना। ये अजीब सिस्टम है, कई बार ये पड़ी हुई पे भी नहीं लगाने देगा, और कभी कभी क्या है, नहीं पड़ी हुई पे भी कह देगा लगाना है, वो अभी बात करूंगा मैं। फिलहाल ये देखो फुल ईयर का कब, अगर यूज ऑफ 180 और मोर डेज ड्यूरिंग द ईयर एंड अ सेट एग्जिस्टेड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्या कहता है, एसेट एग्जिस्टेड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, एग्जिस्टेड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट बट यूज ऑफ असेट इज लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर। 180 दिन से कम हुए एसेट को यूज करते हुए तो डेप्रिसिएशन किसका लगेगा, हाफ ईयर। 180 या उससे ज्यादा दिन एसेट यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन किसका लगेगा, फुल ईयर का लगेगा। और अगर 31 मार्च को असेट पड़ी ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लगना, इससे एरो बनाओ, इससे ये तो नो डेप्रिसिएशन का है। हाफ ईयर का कब, अगर असेट 180 दिन से कम यूज में है। चलो मैं कहता हूं आपको असेट, जैसे मैं कहता हूं आपको फर्नीचर परचेज्ड एंड पुट टू यूज, मेन चीज है पुट टू यूज, काम पे कब लगाया, परचेज किया साथ के साथ काम पे लगा दिया बिजनेस के लिए, ऑन 1 जनवरी 2022 1 लाख का फर्नीचर है, लगाओ डेप्रिसिएशन। कब खरीदा, जनवरी 22 में काम पे लगा दिया। कितने दिन यूज है, खरीदने वाला दिन भी गिन लो, कोई चक्कर नहीं है, गिनो। जनवरी के कितने दिन, 31, फरवरी 28 की है, लीप ईयर तो है नहीं अब ये 2022, और मार्च के कितने दिन, 31, कितने दिन हो गए, 180 दिन से कम है ना। डेप्रिसिएशन टू बी डेबिटेड इन P&L इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख का कितने %, पता लगा 5000 क्यों, क्योंकि 180 से कम दिन है, 90 दिन सारे यूज की है, 90 दिन यूज हुई है ना। इस साल डेप्रिसिएशन किसका लगेगा, हाफ ईयर का। WDV कितनी बच गई बोलो, WDV इसकी बच गई, WDV ऑफ फर्नीचर, WDV 1/4/22 अगले साल के लिए कितनी बच गई, आप कहना लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन 5000, कितनी बच गई WDV, 95,000। सही है, WDV समझ आया। अगर मैं इसकी जगह 1 फरवरी कर देता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, 1 फरवरी होता तो फरवरी के 28, मार्च के 31, कितने दिन हो गए, इनकम टैक्स कहता हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स बैलेंस शीट में है क्या, क्या है, क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। यानी ये दोनों रूल कब, व्हेन asset is existed in closing बैलेंस शीट, तो डेप्रिसिएशन पक्का लगेगा, या तो फुल ईयर का या हाफ ईयर। अगर बैलेंस शीट में एसेट ही नहीं तो नो डेप्रिसिएशन। अब देखना मैंने यहां पे क्या कर दिया, कितने दिन यूज है, इनकम टैक्स कहता फिर क्या हो गया, बैलेंस शीट में है, कहता हाँ है, कहता 1 महीने से है सर, कहता कोई बात नहीं मजाक कर, तू लगा 10 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने दिन का लगेगा, हाफ ईयर। और अगर मैं कहता हूँ 31 तारीख को सुबह सुबह खरीदी, शाम को साल खत्म भी हो गया, इनकम टैक्स कहता फिर क्या हो गया, बैलेंस शीट में है ना, लगा डेप्रिसिएशन, 1 ही दिन यूज है, सुबह खरीदी शाम को साल का एंड हो गया, इनकम टैक्स कहता है बैलेंस शीट में फर्नीचर है ना, तू लगा, कौन रोकता है, लगा 5000 डेप्रिसिएशन। यानी बैलेंस शीट में सेट है ना तो इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन लगाएगा, फायदा कर रहा आपका, कई जगह नुकसान भी करेगा, पर ये अकाउंटेंसी से बड़ा अलग है, काफ़ी अलग है, थोड़ा अलग नहीं है, काफ़ी अलग है। अकाउंटेंसी होती तो 1 दिन का लगाती ना, छोड़ ही देते, लास्ट ईयर खरीदी है तो लगाते ही नहीं होते अपन अक्सर, लेकिन ये कह रहा है बैलेंस शीट में है ना, और बैलेंस शीट में है या तो फुल ईयर या हाफ ईयर, बैलेंस शीट में नहीं तो खेल खत्म, नहीं लगता डेप्रिसिएशन।
मान लो पिछले सालों से कार चली आ रही है, पूरा साल चली, लेकिन अपन ने 30 मार्च को साल के एक दिन पहले बेच दी वो कार, क्या 31 मार्च की बैलेंस शीट में है? नहीं। डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, नहीं। चाहे 11 महीने 28 दिन 30 दिन यूज की तो भी नहीं, बैलेंस शीट में नहीं है ना। अब मान लो यहां मैं कह देता ये कार काम पे लगा दी 1 अक्टूबर 22 को। अब दिन देखो, 1 अक्टूबर 22, अक्टूबर के कितने दिन, नवंबर के कितने दिन, दिसंबर के कितने दिन, जनवरी, फरवरी के 28 दिन, मार्च के कितने, 31 दिन। कितने हो गए बोलो? 182। क्लियर? 182 होंगे तो 180 से ज़्यादा हो गए ना। डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? फुल ईयर का। कितने रुपए लग जाएगा यहाँ पे? 10,000। 10,000 रुपये कम कर दो, कितने की WDV रह जाएगी? अब आपने चाहे अक्टूबर में लगाई 1 अक्टूबर को, चाहे सितंबर में लगाई, जुलाई में लगाई, जून में लगाई, लगना क्या है? फुल ईयर। और ये वेरी फर्स्ट ईयर ही होता है पंगा। अगले साल थोड़ी पुट टू यूज, अगले साल तो ऑलरेडी पुट टू यूज है। अगर मैंने कोई जनरेटर खरीदा, इस साल का चक्कर है वेरी फर्स्ट ईयर का, कब काम पे लगाया, अगले साल तो वो काम पे लगा ही हुआ है। लाइट जगाओ, चले जाएगी, हैंडल घुमाओ और चलाओ। अगले साल थोड़ी चक्कर है, अगले साल तो फुल ईयर का ही लगना है। ये वेरी फर्स्ट ईयर होता है कब लगाया। जैसे एसी लगाना है बंदे ने, अब एसी मान लो बंदे ने 1 मार्च को लगाया, क्योंकि सीजन गर्मी का मार्च में ही शुरू होता है, मान के चलो 1 मार्च को एसी लगा रहा है, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। इस साल डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? हाफ ईयर का लगेगा, क्योंकि 180 से कम दिन है। पर अगले साल तो वो लगा पड़ा है, अगले साल किसका लगेगा? फुल। अगले साल नहीं देखना पुट टू यूज कब किया, वो तो शुरू से ही पुट टू यूज है। आपको जी वो 6 महीने चलता नहीं क्योंकि ठंड, चलता नहीं चलता, वो तो रेडी है, चला लो जब मर्जी, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसा नहीं करना कि वाटर कूलर सर 4 महीने चला, भैया खरीदा है क्या, खरीद के काम पे लगाया क्या, तब देखते हैं वो पुट यूज। मान लो 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि आपने कार खरीद ली 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को ही बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी, काम पे लगा दी, फिर तो डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? 15 सितंबर को, पूरे साल। लेकिन मैं कहता हूं कार आपने खरीदी या फर्नीचर, कार परचेज ऑन 15 सितंबर 2021, कितने की? 10 लाख। लेकिन कार पुट टू यूज ऑन 5 अक्टूबर 2021 आना चाहिए। ये कार काम पे कब लगाई? 5 अक्टूबर को। खरीद कब ली थी? 15 सितंबर को। पंडित जी ने कह दिया कि सही नहीं है दिन, कई बार हो जाता है ऐसे, कहता है अच्छे दिन नहीं चल रहे तो ये कार ना चला, अभी थोड़े दिन अच्छा दिन आने दे। ऐसा होता है ना कई बार। इंडिया है, वहाँ श्राद्धों में दुकानों की सेल आदि टूट जाती है, नवरात्रे शुरू होते हैं तो दोबारा सेल बढ़ती है। इंडिया है, यहाँ सब कुछ चलता है। चलो, क्या कहता है? 15 सितंबर को कार खरीद ली पर काम पे नहीं लगाई उसने। क्यों? कहता है जी कोई चक्कर है, नहीं लगानी, यूज नहीं करनी। काम पे कब लगाई उसने? 5 अक्टूबर। देखना कितने दिन हो जाएंगे अक्टूबर के, कितने दिन हो जाएंगे? 5 भी गिन लेना। 31 - 4 कितने हो गए? 27। 5 भी गिननी है काम पे लगाने वाला दिन, 4 नहीं गिनना। 1 2 3 4 नहीं गिनना। तो क्या हो गया? 27 30 31 31 28 31, कितने हो गए? 180 से कम दिन हो गए ना। इस 10 लाख वाली कार पे कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? 10 लाख वाली कार पे 15% डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 75,000। 10 लाख का 75,000 कम कर दोगे तो कितने की रह जाएगी? 925। समझ आ गई बात? बोलो कोई डाउट? पता लगा? डेप्रिसिएशन आपको कुछ इस तरह से लगाना है। मैं आपको एक डेट ही बता देता हूं, याद कर लो। 3 अक्टूबर 2021। इस डेट को या इससे पहले लगाओगे काम पे तो क्या है? फुल ईयर बन जाएंगे, 180 हो जाएंगे। 3 अक्टूबर को खरीदोगे तो भी 180 हो जाएंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर 1 और 2 अक्टूबर नहीं गिननी। 3 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर कितने दिन? 29। 3 भी गिननी है ना, 29।
फिर उसके बाद नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, 180 हो जाएंगे तो डेप्रीसिएशन फुल ईयर, यानी रट्टा लगा लो 3 अक्टूबर या उससे पहले काम पे लगा दी तो बार बार दिन गिनने की जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर या उससे पहले काम पे लगा दोगे तो फुल ईयर का, 3 अक्टूबर की 4 अक्टूबर को काम पे लगाओगे तो हाफ ईयर, 5 को लगाओगे हाफ ईयर, और लेट लगाओगे हाफ ईयर। समझ आ गया कब फुल ईयर और कब हाफ ईयर? समझ गए? कोई भी डाउट? बैलेंस शीट में है तो डेप्रीसिएशन लगेगा, चाहे हाफ ईयर लगे चाहे फुल ईयर लगे। सही है? ओके। मैं कहता हूं एक बंदे ने कंप्यूटर पुट टू यूज किया, कंप्यूटर परचेज एंड यूज फ्रॉम 1 मई 2021, लाख रुपए का कंप्यूटर है, पर ये कंप्यूटर उसने बेच दिया। कंप्यूटर सोल्ड ऑन 1 मार्च 22 को बेच दिया। 1/5/21 को खरीदा साल शुरू होने के महीने बाद, और बेच कब दिया? साल खत्म होने के 1 महीना पहले, मार्च 22 में बेच दिया। तो इस पे डेप्रीसिएशन लगेगा? नो डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करता। नो डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, इस पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगना चाहिए। क्लियर? बोलोगे डाउट? लेकिन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या मैं किसी चीज का टेनेंट हूं उस पर डेप्रीसिएशन लगा सकता हूं? जब मैं ओनर ही नहीं तो देन हाउ कैन वी चार्ज डेप्रीसिएशन? मैं तो उसी चीज पे लगाऊंगा जो मेरी बैलेंस शीट में होगी। जो मेरी बैलेंस शीट में नहीं होगी तो उस पर डेप्रीसिएशन कैसा? मैंने किराए पे एक बिल्डिंग ले रखी है तो उसका किराया P&L में आएगा? आएगा। डेप्रीसिएशन आएगा? नहीं। किसकी बिल्डिंग टूट रही है? मालिक की। डेप्रीसिएशन कैसा? पर एक केस बताना, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस बिल्डिंग, कई साल हो गए अब तो यहाँ, इस बिल्डिंग से पहले एक रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा था इंस्टीट्यूट स्पार वेंकट हॉल के पास, तो उस बिल्डिंग के अंदर अगले ने तो हॉल दे दिया था, 18/45 का एक पूरा बड़ा हॉल था। उसके अंदर कुछ नहीं, इन्वर्टर अपना लगाओ, पंखे अपने लगाओ, ट्यूब्स अपनी लगाओ, फर्नीचर अपना लगाओ, पार्टीशन अपना करो। अगले ने तो क्या दे दिया? एक हॉल दे दिया, कूलर एसी सब अपने लगाओ। उसके अंदर क्या किया हमने? पार्टीशन किया। अब करें क्या, एक हॉल में इकट्ठे क्लास थोड़ी लगेगी, तो हमने वो एल्युमिनियम का पार्टीशन किया या वुडन पार्टीशन किया। 3 उसके एक अंदर सेक्शन बनाए, एक में ऑफिस, 2 में कोचिंग मतलब क्लासेस बनाई, ऐसे करके रिसेप्शन बनाई। पार्टीशन का सारा पैसा हमारा लगा, 2 लाख रुपए लग गए उस पर, पार्टीशन पे। उस 2 लाख पे डेप्रीसिएशन मैं लगा सकता हूँ? यस यस यस, क्यों ना लगाऊं? वो 2 लाख तो मेरी एसेट है, कल को बिल्डिंग खाली करूंगा तो उखाड़ के ले जाऊंगा अपनी। वो 2 लाख तो मेरी एसेट है ना, मालिक को मतलब है उससे नहीं, वो पार्टीशन मेरी एसेट है। तो वो पार्टीशन नहीं करूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे? समझ गए ना? ऑफिस कैसे चलाऊंगा? एक पूरे हॉल में मेला लग जाएगा क्लाइंट और स्टूडेंट का, बीच में वो क्लास, बीच में वो क्लास, पार्टीशन तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़, तो वो असेट हमारी है, उस पर डेप्रीसिएशन हम लगा सकते हैं। वहाँ एसी लगाया और कोई इन्वर्टर लगाया, उस पर भी वी कैन चार्ज डेप्री, वो तो हमारी असेट है। चलो एक केस बताना। एक केस हुआ, क्या हुआ, एक किराए की बिल्डिंग थी, मैं उसी बिल्डिंग की बात कर लेता हूँ क्योंकि उसमें ऐसा हुआ। क्या था, हमारे पास एक बिल्डिंग, एक फ्लोर था, बेसमेंट थी एक खाली। बेसमेंट में आपको पता है बड़ी दिक्कतें हैं, पानी निकल नहीं सकता है, वॉशरूम वगैरह ऊपर मतलब यूज़ करना पड़ता था, ऊपर टॉप फ्लोर पे बना हुआ था। तो और पानी के वो जो पियन था वो अंदर पानी रखता था पीने के लिए भी, और फिर वो फेंकता भी था वेस्ट वाला पानी, दिक्कतें थी। और जगह भी कम थी उसमें क्योंकि इतने बड़े रूम नहीं थे, छोटे छोटे रूम थे। तो हमने मालिक को कहा, भाई हम अपना बनाने की पोजीशन में नहीं थे, उन दिनों की बात है। तो हमने मालिक को कहा कि सर हमें एक जगह कम पड़ रही है, जगह और चाहिए हमें, तो या तो और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाऊँ मैं, रेंट थोड़ा और लग जाएगा, और इलाज नहीं है, वेटिंग में बच्चे बाहर खड़े रहते थे, दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, मैंने मालिक से बात की, कहता जी देख लो, उसके साथ अच्छे रिलेशन थे, वो कहता जी देख लो भाई साहब आपको जैसे ठीक लगे, बाकी अच्छी जैसे बॉन्डिंग हो जाती है। तो मैंने उसको कहा, वो भी इस बात में इंटरेस्टेड हुआ कि ऊपर एक फ्लोर बना लेते हैं, एक फ्लोर बना दे। मैंने उसको कहा आप फ्लोर बना दो, ठीक है, किराया ले लेना, मैं 2 फ्लोर ले लूँगा ना, एक मेरे पास है एक ऊपर। उसने मुझे ऑफर किया, कहते सर आप पैसा लगा के फ्लोर बना लो, जगह मेरी है, बिल्डिंग मेरी है, एक फ्लोर आप बना लो, ऊपर पैसा लगा दो, किराया कम दे देना, इतना किराया दे देना,
बस कहता जी आपकी मर्जी है, मैं तो पैसे नहीं लगाऊंगा, मुझे किराया कम दे देना, फ्लोर आप बना लो। तो नेचुरल सी बात है, आप फ्लोर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे ऊपर पैसा लगा के कि भैया बिल्डिंग उसकी और हम किराया भर देंगे, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन फिर भी पैसे तो लग गए ना हमारे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में मार्केट में मिलता है, अगर आपका काम अच्छा है, आपको लोकेशन वही चाहिए हर हाल में, काम आपका बढ़िया है, तो आपको लगता है कोई नहीं कमा लेंगे, थोड़ा ठीक ठीक सा काम करवा लो, बहुत बढ़िया, कोई ज़रूरी सीमेंट और बहुत ज़्यादा सरिया ऐसा ना करो, लेंटर भी थोड़ा वो टेम्परेरी वाला बना लो ताकि पैसे कम लगें, बना लो क्योंकि लोकेशन वही चाहिए आपको। होता है ना कई बार ऐसे। तो मालिक ने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसे नहीं ना, मैं पैसा काटूंगा किराए में से, किराया इतना दे दे, बस थोड़ा दे दे, चाहे बना ले। अब किराया नहीं दूंगा तो उसे क्या फ़ायदा, वो बनाने थोड़ी देगा। कई बार तो मालिक ऐसी बात कर लेता है, ऐसा करो, अभी मेरा एक कोई फ्रेंड है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना मंडी में, उसके सामने एक निप्स इंस्टीट्यूट है, वो मेरे फ्रेंड ही है। निप्स वालों के पास क्या था, एक छोटी दुकान थी 9 बाय समथिंग, 9 बाय समथिंग बहुत कम जगह होती है, ये 17.5 चौड़ा है ये वाला एक रूम, 9 इसमें कितना होगा, मतलब आप इधर बैठे 9 से ज़्यादा में बैठे हैं, आप सोचो। तो वो क्या, अब दुकानें बड़ी महंगी हैं मान के चलो, तो उनके पास एक दुकान थी, उन्होंने क्या किया, साथ वाली एक दुकान और थी 9 फुट, उससे बात कर ली भी नीचे तो तू कपड़े का काम करता है, इधर हम अपना इंस्टीट्यूट 9 फुट का, ऊपर तेरी तो कोई काम नहीं है, तेरा कोई बिजनेस ऐसा भी नहीं कि ऊपर कस्टमर आएगा तेरे, तू ऐसा कर, हमें परमिशन दे दे, हम ऊपर फ्लोर डाल लेते हैं कंबाइन, तेरे वाले पे और हमारे वाले पे 2 फ्लोर डाल लेते हैं, और तू हमसे इतने साल का अग्रीमेंट कर ले, हम तेरे को ना किराया देंगे और ना हम तेरे से बिल्डिंग बनाने के पैसे लेंगे। उस पड़ोसी को क्या फील हुआ, मेरी तो खाली पड़ी है, 6 साल का अग्रीमेंट कर दिया उसने, 2 फ्लोर डाल दो, कहता है 6 साल का किराया नहीं मैं लेता, तुम पैसे लगा दो मैं देता नहीं कुछ, 6 साल बाद निकल लेना यहां से। समझ गए, पैसा किराया वो उन्होंने लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी 2 फ्लोर, अपने वाली और उनकी मिला के खुला हो गया ना ऊपर 18 फुट, लेकिन अग्रीमेंट ऐसा है, हम कोई किराया नहीं देंगे, बिल्डिंग हम बनाएंगे, जो पैसा लगेगा 6 साल बाद खाली करके चले जाएंगे। कपड़े वाले ने सोचा यार मैंने कौन सा 6 साल में ऊपर कुछ करना है, और 6 साल में मेरे को 6 साल बाद तो मेरे को बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई, मेरा क्या बिगड़ रहा है, नीचे मेरी दुकान तो चल ही रही है। और वो निप्स वालों ने सोचा जी हमारी बिल्डिंग मतलब दिक्कत थी, इधर किराए पे जाओ इधर जाओ, दिक्कत तो होती है, रोज किराए पे सामान उठा के फिरते रहो इधर उधर। उन्होंने कहा जी अपनी लेनी मुश्किल है इतनी बड़ी, तो उन्होंने एक तरीका ढूंढ दिया, नीचे से अपनी ले ली 9 फुट एंट्री ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर उनकी खुली होगी दुकान। मैंने उनसे पूछा यार 6 साल बाद तुम क्या करोगे, क्या 6 साल बाद कोई और देखेंगे सिस्टम, 6 साल तो आराम से निकालो, हो सकता है उसको उसके बाद किराया देते रहे फिर और क्या है। तो अब वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया वो निप्स वाले इंस्टीट्यूट ने की है, उस पर दे कैन चार्ज डेप्रिसिएशन, उस पर ओनरशिप किनकी है, उनकी है। क्लियर, ये पार्टीशन और इन चीज़ों पे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, इसमें रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी नहीं है, आप बेनिफिशियरी हो तो भी यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। सुनना, राम कुमार एक बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है, जिस बिल्डिंग का मालिक उसके फादर साहब थे, राम कुमार के फादर साहब थे, मान लो श्यामा प्रसाद जी थे, श्यामा प्रसाद जी क्या हो गए, एक्सपायर, राम कुमार क्या उस दुकान का उनका वारिस, उस दुकान में दुकानदारी कर रहा है, दुकान किसके नाम है, उसके पापा के, बेटा क्या है, बेनिफिशियरी, बेटा कैन चार्ज डेप्रिसिएशन लगा सकता है, जरूरी नहीं रजिस्टर्ड ओनर हो, बेनिफिशियरी हो, मालिक है बेटा, और बाप बेटे में क्या झगड़ा है, उसको अपने नाम करवाने की जरूरत नहीं होती, फादर की प्रॉपर्टी पे बच्चा बिजनेस कर रहा है तो उसमें कोई रिस्क है क्या, कोई और आके खाली करवाएगा, भैया फादर के नाम है इसमें क्या है, चलने दो। तो रजिस्ट्री बेटे के नाम नहीं हुई तो क्या हुआ, ही कैन चार्ज डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग टूट रही है वो डेप्रिसिएशन लगा सकता है। समझ आया, बोलो इधर कोई डाउट। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगाने के रूल थोड़े से क्या है, अकाउंटेंसी से अलग हैं, उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। ये समझ आया, फुल ईयर हाफ ईयर, ये सिस्टम समझ आया, कब फुल ईयर लगेगा कब हाफ ईयर लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स ने एक सेक्शन दिया, ये डेप्रिसिएशन का बेसिक सेक्शन है 32, जो कहता है इट इज मैंडेटरी
टू चार्ज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बाय लॉ लगाना जरूरी है, ना कम ना ज़्यादा। कितना लगना चाहिए? पूरा जो सही है उतना लगना चाहिए। पता क्या है, आप सोचो कि इस साल ना प्रॉफिट ही कम है। मान लो इस साल आपके प्रॉफिट ही 2 लाख हैं, टैक्स क्या बनेगा 2 लाख पे? 0। डेप्रीसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? और कम। फिर क्या हो जाएगा? तब भी टैक्स 0। इस बार आपका मूड नहीं है डेप्रीसिएशन लगाने का, कहते लगाते नहीं इस बार। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन लगने से हो क्या जाएगा? प्रॉफिट हमारे ऑलरेडी क्या है? कम है। नहीं, यू हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन इन ऑल द केसेस। अगर एलिजिबल है, सेट यूज हो रही है बिजनेस में, तो यू मस्ट चार्ज डेप्रीसिएशन, लगाना पड़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। कितना? बिल्डिंग पे 5 या 10%, फर्नीचर पे 10, मशीनें आमतौर पे 15, कंप्यूटर पे 40, बुक्स पे 40, ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट पे कितना? 25, कंप्यूटर हार्डवेयर 40, बुक्स पे 40। अब जो मैंने मेन कैटेगरी बता दी, कार पे कितना? 15, टैक्सी चलती है तो 30। इनके अलावा कोई नई चीज आए ना, सुनो, अगर कोई नई असेट आए तो आपको वो रिजेम्बलेंस देखनी है कि किस कैटेगरी में फॉल करती है। रिजेम्बलेंस देख लो, किससे मिलती जुलती है, वैसे लगा लेना। जैसे मैं आपको कह दूं जी, शोकेस बनाया, दुकानों में बना होता है ना शोकेस, दुकानों पे, खासकर शूज़ की दुकानों पे होता है, वो शोकेस में लगा देते हैं ना। कपड़े वालों में भी वो बंद करके उन्होंने बाहर की तरफ रखा होता है, कुछ उसमें कुछ कपड़े टांगे होते हैं। शूज़ वालों का तो एक शोकेस बना है, अच्छे तरह से शूज़ डिस्प्ले में लगाए होते हैं। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा शोकेस पे? यस, 10%। ये किससे मिलता जुलता है? आपको कह दूं स्कूल की बिल्डिंग पे कितना लगेगा? 10। बिल्डिंग है, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, हॉस्पिटल की हो, कितना लगेगा? 10 है। कंपनी वालों ने मंदिर बना लिया अंदर फैक्ट्री के अंदर। एटलस कंपनी का केस है। एटलस कंपनी ने क्या किया? फैक्ट्री के अंदर मंदिर बनवा दिया, भगवान पहले बिठा दिए वहाँ, फिर बिल्डिंग बनाई। बाकी मंदिर भी तो पैसा तो लगेगा ना, भगवान को बिठाना है वहाँ पे, तो एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ओपन में तो नहीं छोड़ना, वो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी वहाँ पे, थोड़े सा और गैलरी टाइप कुछ ना कुछ ऐसे। उस पर डेप्रीसिएशन लगाना चाहा कंपनी ने कि यस हम 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है ये कोई बिल्डिंग का पार्ट नहीं होता मंदिर, ये तो भगवान को आपकी अपनी इच्छा है, याद करो ना करो, ये कोई बिजनेस प्रीमाइसिस नहीं है, इस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। क्या कहते हैं? और उस मंदिर में कंपनी के एम्प्लॉयज़ जाते थे, क्योंकि मैकेनिकल काम है, वहाँ पे मंदिर बनाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि ना जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ मिस हैपनिंग होने का डर बना रहता है। तो जो भी एम्प्लॉई आता है वो पसंद करता है आते ही पहले भगवान को याद करे, माथा टेके, फिर आगे जाए। तो इसलिए वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में आप देखो हमेशा मंदिर वगैरह बने होंगे। तो मंदिर बना कंपनी के एम्प्लॉयज़ के यूज़ के लिए, उस पर कंपनी डेप्रीसिएशन लगाना चाहती है, 10% लगा सकती है कि नहीं लगा सकती? आप क्या कहते हो? ऑफिसर कहता है नो, डेप्रीसिएशन कांट बी चार्ज। कंपनी कहती है यस, डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज। कोर्ट में क्या केस? एटलस कंपनी का केस। एटलस कंपनी सुना होगा, साइकिल की कंपनी थी, है अब भी एटलस, कम चलती है अब तो, और नए नए आगे, हरक्यूलिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हीरो ये वो। पर चलो, वो डेप्रीसिएशन लगा पाएगी कि नहीं? हाँ जी, क्या कहते हो? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोर्ट ने कहा। फिर क्या हो गया? अगर वर्कर वहाँ टेबल टेनिस खेलते हैं, जिम बनी हुई है, उस बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगेगा? यस, वही 10% बिजनेस का पार्ट है वो भी, तो वहाँ मंदिर भी बिजनेस प्रीमाइसेस का पार्ट क्यों नहीं? यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ मंदिर, लगा पाएंगे, ये भी जरूरी है। देखो, आप कभी रेलवे स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन पे भी आसपास मंदिर मिलेगा, अक्सर बस स्टैंड पे के अंदर भी मंदिर मिलेगा, बना हुआ है। आप कभी बस स्टैंड जाओ, अंदर अंदर दिखता है मंदिर है, वो रोडवेज ने बना रखा है मंदिर, बालाजी का मंदिर है। वो इसलिए है कि चलो वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, मिस्त्री लोग हैं, उनका काम बड़ा रिस्की है, बड़ी एक्सीडेंट होते हैं, बस कभी पलट गई कभी कुछ, तो वो बेचारे सुबह रोज आते हैं, बसों पे जाने ले जाने से पहले वहाँ माथा टेक के आशीर्वाद लेके जाते। एक सिस्टम है। देखो, बिजली बोर्ड में पक्का मंदिर मिलेगा, हर बिजली बोर्ड में मिलेगा, कहीं चले जाओ। सिरसा बिजली बोर्ड में मंदिर है, ये बस स्टैंड के पास बिजली बोर्ड, वो बिजली बोर्ड का मंदिर है। वो बाबा बैठा है जो पंडित, वो बिजली बोर्ड ने बिठा रखा है, उसकी तनख्वाह कैलाश जी हैं, उनकी रिटर्न मैं भरता हूँ थोड़े दिन पहले की बात है, वो रिटर्न भरवाने आए
तो चलो मैं आता जाता हूँ उस मंदिर में, तो भरवाने आगे मैं रिटर्न नहीं भर रहा था, तो बाबा ने बताया कि भाई ये मेरे बैंक खातों की डिटेल है। मैंने डिटेल देख ली, मैंने कहा जी आपने कभी रिटर्न नहीं भरी? कहते नहीं। मैंने कहा दिक्कत होगी, आपके तो 35 लाख रुपए आपने तो इसमें 30-35 लाख रुपए जमा किए हैं। मैंने कहा ऐसा करो, आप अपनी पंडिताइन जो है ना मिसिस, उनका दिखा दो भी आधा, मतलब FD उफडी उनकी दिखा दो आधी आपके। क्या तो उनके पहले 30-35 लाख उनके हैं। मैंने कहा पंडितों का भी काम अच्छा है। तो वो मंदिर जो है ना वो बिजली बोर्ड का है, तो बिजली बोर्ड के अंदर भी मंदिर जरूरी है, क्योंकि वो बड़े एक्सीडेंट होते हैं, वो बिजली में करंट लग के मरते नहीं है, ये रिस्की काम है मंदिर। और आगे एक और बिजली बोर्ड है उधर JCD से पहले जस्ट है ना, वो ग्रिड है जहाँ से बिजली आती है, वहाँ भी मंदिर हैं। मंदिर हर जगह होता है। ये ओडा की तरफ जाओ, डब वाली रोड ओडा आता है ना, वहाँ राइट साइड में बिजली बोर्ड है, वहाँ भी बालाजी का मंदिर है। तो हर जगह होता है ये मंदिर, क्योंकि काम रिस्की है। ये जितने ईंटों के भट्ठे ले लो, ईंटों के भट्ठे में बड़ा रिस्की काम होता है। आग जल रही होती है अंदर, जिसमें बेचारी लेबर वो सारी चारों तरफ क्या है, ईंटें जचाती है, निकालती है, रिस्क वाला काम होता है। अंदर ही गिर जाए बंदा बेचारा चाहे आग में। तो वहाँ भी आपको मंदिर मिलेगा, एक पीर बाबा की दरगाह बनाते हैं और एक मंदिर जरूर मिलेगा हर जगह। तो ये सिस्टम है अपने इंडिया के अंदर, अक्सर फैक्ट्रीज वगैरह में मंदिर होते हैं और ये बिजनेस प्रीमाइसेस का पार्ट समझा जाता है। उस पर यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। ठीक, चलो और देखना क्या होता है। मान लो एक कंपनी का काम है टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप चाय उगाते भी हैं और बनाते भी हैं। क्या होगा? चाय उगाना और बनाना, कंबाइन इनकम निकाल लो पहले। कंबाइन इनकम यानी उगाना और बनाना, बना के बेची इतने में, सारे खर्चे काट लो। क्या? बनाने के भी प्लस उगाने के भी, सब काट लो। जो नेट इनकम आएगी उसका क्या कर लेंगे आप? 60% क्या कर लेंगे? एग्रीकल्चर, 40% क्या कर लेंगे? सेक्शन रूल 7, 8 और वो पढ़े थे ना, तो वो नॉन एग्रीकल्चर। तो इस केस में आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है मान लो 4 लाख रुपए वाला, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन पूरा लगाना 15%, कितने रुपए? 60। उसकी WDV कितनी बच जाएगी? 340। आप जो सेल ऑफ टी करोगे, जितने की टी बेचोगे उसमें से ग्रोइंग के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे और डेप्रिसिएशन कितना कम कर लेना? टोटल डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर कितना कम होगा? 60। अब जो नेट इनकम आएगी उसका आप एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में डिवीजन कर लेंगे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना 60। मतलब ये कहना है, यहां ये नहीं करना कि डेप्रिसिएशन 60% ही काटो, WDV उतनी। पर्सनल यूज थोड़ी हो रहा है, मिक्स यूज हो रहा है। यानी कि एक बिजनेस ही ऐसा है जिसमें उगाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो अब सारे खर्चे पूरे, सैलरी पूरी और खर्चे, बिजली का बिल पूरा, डेप्रिसिएशन भी पूरा कम कर लो। जो कंबाइन इनकम आएगी उसको 60-40 कर लेंगे। यानी वहां पे आपको डेप्रिसिएशन का 60% नहीं करना, पूरा डेप्रिसिएशन कम करना है, WDV आ जाएगी। पर्सनल वाले में होता है वो चक्कर कि भाई जितना बिजनेस यूज है उतना डेप्रिसिएशन काटो, लेकिन ये तो बिजनेस और एग्रीकल्चर मिक्स यूज है। तो मिक्स पूरे खर्चे, सैलरी करोगे 60-40 ना, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल पूरा काटो, जो नेट इनकम आएगी उसको कर लेंगे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर इनकम निकालते हो ट्रैक्टर के खर्चे कम नहीं करते? क्या आप ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन कम नहीं करोगे? करोगे एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस में, तो ही एग्रीकल्चर इनकम आएगी। तो क्या हो गया? ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कम होगा? खेती वाला भी कम होगा और बिजनेस वाला भी, यानी पूरा कम होगा। WDV क्या आएगी बची हुई? और जो मैंने डेप्रिसिएशन की रेट बताई, बेस रेट, उसके अलावा बाकियों पे सोच समझ के आप लगा लेना। जैसे ट्रैक्टर पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ढूंढो आप, मैंने तो बताया ही नहीं। जो नहीं बताया तो रिजेम्बलेंस थ्योरी लगाओ। क्या प्लांट एंड मशीनरी है, जो चीजें नहीं बोली तो वो किस में जाएंगी? वो जाएंगी, ये प्लांट एंड मशीनरी है बाय यूज ऑफ विच यू कैन कंटिन्यू योर बिजनेस। वो सब प्लांट एंड मशीनरी, यानी AC पे कितना, मोबाइल फोन पे कितना, CCTV पे कितना, ट्रैक्टर पे
वाटर कूलर पे, टाइपराइटर पे, कितना 15%। सब ये प्लांट एंड मशीनरी है। लोगों का फोन आता है, बुक्स में ढूंढते हैं, बुक्स में मिलता नहीं। एक बंदे का फोन है, कहता सर दूध वाले ड्रम में और वो जो क्रीम निकालने वाली मशीन है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने कहा 15। क्या थैंक यू वेरी मच। वो बड़ा खुश है, कहता इनको तो ऐसे रटा पड़ा है सारा 15%। किसी का फ़ोन आया, मोबाइल पे कितना लगाऊं, 15। एक का फ़ोन आया, कहता सर वो लेंटर डालने वाली मशीनें नहीं होती, वो जो सीमेंट मिक्स करती हैं और वो एक लिफ्ट होती है माल ऊपर ले जाने के लिए, सर इस पर डेप्रिसिएशन मिल नहीं रहा, कितना लगता है। मैंने कहा 15। बड़े खुश होते हैं, कहता जिसको सारा याद है, लेकिन वो अपने को तो एक ही चीज़ याद है, क्या, जो कुछ नहीं वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। कितना लगेगा, 15। अब आप एसी पे ढूंढते थक जाओगे, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, रूल ही नहीं एसी पे, तो क्या लगेगा, 15। एक बंदे का फोन आया, सर वो नियॉन साइन बोर्ड है, नियॉन साइन बोर्ड समझ तो, नंबर चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड बड़े बड़े होटल्स पे लगा होता है, या एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग लगा लेते हैं, लाखों रुपए का आता है, नंबर नहीं चलते रहते डिस्प्ले में, बैंक में भी चलते रहते हैं, जैसे वो नंबर चलते रहते हैं, कई बार तो ट्रेन पे भी चलते होते हैं, वो लगा होता है, वो नियॉन साइन बोर्ड बड़े बड़े लगे होते हैं। तो ऐसे किसी का फोन आया, सर इस बोर्ड पे कितना लगाओगे, 15। सब 15। कैमरे पे कितना लगाओगे, 15। है ही नहीं रूल। लैपटॉप पे 40, वो रूल है, इस पे 15। स्कूटर पे रूल ही नहीं है, 15। बाइक पे 15, जिस पे रूल नहीं है तो क्या, 15। नोट गिनने की मशीन पे 15, पानी की मोटर पे भी कितना, 15, जनरेटर पे भी कितना, 15। यानी 15% कैटेगरी बड़ी वास्ट हो गई। क्लियर। एक बंदे ने तो ये पूछ लिया, सर वो कपड़े की दुकान के बाद डम्मी खड़ी करते हैं, वो कपड़े डाल डाल के कई बार तो इतनी डम्मीज खड़ी होती हैं बाहर, या वो जेंट्स वाली डम्मीज भी होती हैं, तो वो क्या है, अंदर इतने कस्टमर नहीं होते जितने 6 इधर लगा के खड़ी की होती हैं, उस पर कितना लगेगा। देखो ऐसा है, उसका भी कोई रूल नहीं है, बट रिजेम्बलेंस देखो किससे मिलता जुलता है। मेरे ख्याल से वो फर्नीचर से रिलेटेड ज़्यादा है, उसमें कुछ भी मैकेनिकल नहीं है, या तो मूव करती हो, घूमती हो वो, और बार बार मुंह खोलती बंद करती हो, जैसे वो नहीं होता, वो झांकियाँ से निकालते हैं मेले में या कुछ ऐसे, तो वो उसमें मशीन लगी होती है, तो वो एक्टिव, जैसे झूले वगैरह होते हैं या कुछ जगह होता है ना, जहाँ वो मंदिरों में भी वो एक्टिव करने के लिए कुछ पानी गिर रहा है, कभी कुछ, उसमें मशीन है, तो उस पर 15 लगा सकता हूँ। लेकिन वो डम्मी में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो खाली है, स्टैच्यू है पूरा, उस पर कितना लगेगा, 10 लगाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो किससे मिलता जुलता है, फर्नीचर फिटिंग जैसा ही है। तो आपको थ्योरी वो लगानी है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है कितना लगेगा, ठीक है ना। तो पूछ लेते हैं लोग, क्योंकि वो बुक्स में मिलते नहीं ना ढूंढ के, ये चक्कर है। चलो, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, क्लियर। मिक्स यूज है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा लगेगा, कोई चक्कर नहीं है, डेप्रिसिएशन पूरा लगा सकते हैं, सही है। बोलो, वैसे ना इनकम टैक्स ने एक सेक्शन दिया है 32(1)(2)(a, सेक्शन 32(1)(2)(a, कल नोट्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा मैं। 32(1)(2)(a क्या है, लालच, एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी न्यूली परचेज फॉर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, या मैन्युफैक्चर। सरकार लालच दे रही है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कम क्यों है, हम चाइना क्यों नहीं बन पा रहे, हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं ज़्यादा हो। अभी कितना कुछ हुआ, मेक इन इंडिया, लोगों ने अभियान चला दिया, चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ दो, देसी चीज़ें इंडिया। वो मोदी जी ने क्या कहा, वोकल फॉर लोकल, क्या हुआ, सब हवा हो गया, कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में चाइनीज़ पसंद फिर है। कल हम बच्चों का कोई सामान, अब नया सेशन शुरू हो रहा है लेने गए, सब कुछ ही चाइनीज़ है, जो अच्छा है वो चाइनीज़ ही है, नया है कुछ, और अपने वाले तो वही है, पुराना प्लास्टिक की बोतल्स वही है, बाकी नॉर्मल माल जो है। और जो इंडिया का ब्रांड है ना, प्रोडक्ट है उस पर ब्रांड, क्योंकि इंडिया के बहुत से व्यापारी चाइना जाके बैठ गए, वही माल, वही लेबर, वही बना के इंडिया का ब्रांड लगा के इंडिया में बेच रहे हैं। इंडिया, वो मेक इन इंडिया तो कहता है, फॉरेन वालों को इंडिया लाओ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। एप्पल वालों को कह रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, सैमसंग वालों को कह रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो। यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे वाले चाइना जा रहे हैं।
अपने यहाँ लोकल सिरसा के भी एक दो व्यापारी थे जो शूज़ का छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग करते थे फतेहाबाद के पास। उन्होंने क्या किया, यहाँ से वो बंद करके फतेहाबाद प्रोजेक्ट चाइना में जाके लगा लिया। चाइना में बनाते हैं, वहाँ लेबर सस्ती है, लेबर तो अपने से ज़्यादा है ना, वो थोड़े लेबर सस्ती है वहाँ। सरकार में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, आपको जितना यहाँ तंग करते हैं टैक्सीज ये वो, तो वो सब इजी है। तो वहाँ जाके प्रोजेक्ट लगा लिए लोगों ने, वहाँ से बना के इंडिया में ले आते हैं बेचने के लिए। ये हाल है, चाइना में बनता है माल। तो मान लो कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो तो देश का कोई फ़ायदा हो जाए। सरकार लालच दे रही है कि इंडिया में आप नई मशीनें लगाओ, पुरानी नहीं। आपकी मशीन इन्होंने खरीद ली, फिर देश का क्या फ़ायदा है? एक की फैक्ट्री में कम होगी, दूसरी के बढ़गी ना, नहीं लगाओ। ज़्यादा मशीनें लगेंगी तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आप एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगा लेना 20% फर्स्ट ईयर में। नॉर्मल तो 15 है ही है और 20 क्या लगेगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपने लेट लगाई 180 से कम दिन तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा। 20 नहीं, कितना हो जाएगा 10, बाकी आधा अगले साल लगा लेना, बेकार नहीं जाएगा, अगले साल लगा लेना बाकी आधा। समझे? मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए 1 जुलाई 21 में लगा ली 10 लाख रुपए की। कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो कितना लगेगा, 1.5 लाख। 15% के हिसाब से कितना लगेगा नॉर्मल डेप्रीसिएशन? 1.5 लाख और लगा लो एडिशनल डेप्रीसिएशन। कितने परसेंट? 20%। कितना? लालच। मशीन कितने की रह जाएगी? 6.5। 10 लाख में से 3.5 का डेप्रीसिएशन काट लो, 6.5। पता क्या होगा इससे? इससे इस साल के प्रॉफिट आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। काफ़ी कम होने से आप पे टैक्स क्या लगेगा? कम। थोड़ा फ़ायदा हो गया भाई, 10 लाख जेब से निकला है पैसा, जेब हल्की हुई है तो थोड़ा टैक्स बच जाए तो आप पे एकदम झटका सा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बस ये है लालच। एक्स्ट्रा डेप्री लगाओ सही आप। लेकिन अगर ये मशीनें लेट लगाई, 1 नवंबर 21 को लगाई, तो ये वाला भी हाफ ईयर का हो जाएगा कितना, और ये वाला भी हाफ ईयर का हो जाएगा 6 महीने का। मतलब 50% कर दो, आधा हो गया ना 6 महीने का। कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। बाकी 1 लाख अगले साल बेकार नहीं जाएगा। 22-23 वाले साल 1 लाख और काट लेना ताकि लालच बना रहे, नुकसान नहीं करेंगे तेरा। 20% लगेगा, आधा अब लगा ले लाख, अगले साल सीधा लाख रुपए काट ले, बस। क्लियर? तो ये लालच इसलिए है ताकि इंडिया में आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम वाकई देश की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पीछे है। 125 करोड़ लोग क्या क्या नहीं खाएंगे, क्या क्या पहनेंगे नहीं, क्या यूज़ नहीं करेंगे, तो डिमांड तो होनी है ना। दवाइयाँ खाने लगे तो पता लगा दवाइयों के भंडार चाहिए अपने को, मान के चलो। मास्क देख लो, जो आदमी निक्कर बनाता था, शर्ट बनाता, कहता ये बाद में बेचेंगे, कहता अब क्या बनाओ, मास्क बनाओ। मास्क बहुत बिका अपने, मान के चलो। देश ही बहुत, 130 करोड़ जनता। मैंने आपको बताया था कॉस्मेटिक्स की कंपनीज इंडिया में आती है, कितना टैक्स है? 40% टैक्स है कम से कम। फॉरेन की कंपनीज पे 40%, तो भी वो इंडिया आते हैं। देखो इंडिया आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्रीम शैम्पू कितने इंडिया में सारे इंपोर्टेड माल ही तो है। ये बड़े बड़े नाम है सारे, क्या है, इंपोर्टेड माल है ये सारा। लेकिन इंडिया में फिर भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रीम लगाने वाले फेस ज़्यादा हैं, शैम्पू लगाने वाले भी सिर ज़्यादा हैं। इसलिए क्या है, थोड़ा चलना मतलब बहुत बड़ा आउटपुट है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। तो इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं। हाँ जी, बस एक बार। वैसे अगर लेट लगाई तो आधा 10%, अब 10% अगले साल बंद। उसके बाद क्या चलता रहेगा, नॉर्मल 15%। बस जैसे आपने 10 लाख की खरीदी, जुलाई में काम पे लगा दी, 15% नॉर्मल लगा, 20% एडिशनल, 3.5 लग गया। WDV कितनी बच गई, 6.5। अगले बार क्या लगेगा, सिर्फ 15% वाला। बस एक बार बेनिफिट है 20% का, बस लालच है वो। लगाओ मशीनें। क्लियर? उसके बाद नहीं। क्लियर है? पढ़ लोगे तो कल कंटिन्यू करूँगा इसको।